ये सब एक गंभीर रूप से डरावनी रात में एक अंधेरे बरसात के जंगल में शुरू होता है। और इस सब अंधेरे के बीच भारी हथियारों से लैस शूरवीरों का एक समूह जंगल से होकर आगे बढ़ता है। वे आखिरकार अपने लक्ष्य को ढूंढ लेते हैं और नेता पूछता है कि क्या उसे छिपने में मजा आया। ठीक उसके बाद वह हमारे नायक पर बरस पड़ता है और उसे एक गंदा जानवर कहता है। वह यह भी कहता है कि होली नाइट्स को चकमा देना एक अच्छी तरकीब थी, लेकिन उसका नाटक यहीं समाप्त होता है। फिर शूरवीर अपनी तलवार उठाता है और हमारे नायक से कहता है कि उसे उसके हाथों मारे जाने पर गर्व महसूस करना चाहिए। हालांकि वह नीचे गिरा हुआ है, लेकिन वह पिशाच अपने पापों और चर्च के बारे में बात करने से परेशान नहीं होता है, बल्कि उसके चेहरे पर एक स्मर्क होती है। शूरवीर एक राज बताने की तैयारी करता है। पता चलता है कि वह कभी भी हमारे लड़के को पकड़ना नहीं चाहता था और उसे जानबूझकर भागने दिया। वह बताता है कि वह देर से पीछा करने में शामिल हुआ और उसे इतने समय तक आजाद घूमने दिया क्योंकि हमारा नायक एक दुर्लभ पिशाच था और शूरवीर उसे पकड़कर अपना नाम बनाना चाहता था। तब हमारा नायक महसूस करता है कि यह दुनिया एक जंगल है जहां ताकतवर कमजोरों का शिकार करते हैं। चूंकि सब कुछ शक्ति द्वारा निर्धारित होता है, इसलिए वह हमेशा सबसे भागता रहा है। हालांकि उसका लड़ने और भागने का प्रयास बेकार जाता है और उसे सीधे वार लगता है। शूरवीर का ब्लेड उसे भेदता है जब वह याद करता है कि कैसे उसे शिकार किया गया और घेर लिया गया था। और फिर भी शूरवीर यह बकवास करता रहता है कि उसका अस्तित्व ही चर्च के लिए एक अपमान है। लेकिन अपने अंतिम क्षणों में हमारा लड़का सब कुछ बदलने के लिए दूसरे मौके की कामना करता है। इसके साथ ही वह पीड़ा की एक अंतिम चीख निकालता है क्योंकि उसका जीवन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। अचानक हमारा नायक एक पूरी तरह से अलग जगह पर चौंका हुआ जागता है। फिर वह चारों ओर देखता है, ठंडे पसीने से भीग जाता है, यही सोचकर कि यह सब क्या हुआ। फिर वह अपने हाथों को नीचे देखता है और महसूस करता है कि उसके अंग और उसकी गर्दन सब एक ही टुकड़े में है। इसके अलावा वह देखता है कि वह उसी टेंट में है जिसमें वह शूरवीरों द्वारा शिकार किए जाने से पहले रहता था। लकड़ी पर निशान देखकर वह पता लगाता है कि वह 6 महीने पीछे अतीत में चला गया है। इसके साथ हमारा नायक आखिरकार किसी तरह समझ जाता है उसने समय में पीछे की यात्रा की है। फिर वह अपनी मुट्ठी कसकर भींचता है, यह जानकर कि उसे जीवन का दूसरा मौका मिला है। वहां से वह बताता है कि वह पहले जंगल में इंसानों की नजरों से दूर एक अलग थलग गांव में रहता था। उस समय वह बस एक कमजोर पिशाच था जिसका नाम यूजीन था, जो छिपकर और जीवित रहकर रहता था, जब तक कि एक दिन उसने अपनी प्रवृत्ति के आगे हार नहीं मानी, जिसने उसके पीछे मर्सनरीज और शूरवीरों को लगा दिया। और चाहे कितना भी समय बीत गया हो, वे हमेशा उसे ढूंढ लेते थे, चाहे वह कहीं भी गया हो। उस वजह से और पकड़े जाने के डर से उसने 12 साल सिर्फ जंगली जानवरों का खून पीकर बिताए। अब अतीत में वापस आकर उसे नहीं पता कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन फैसला करता है कि वह फिर से गड़बड़ी नहीं करेगा। यूजीन फिर फैसला करता है कि वह इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई भी उसे कभी भी हरा न सके। तो हमारा नायक एक स्वॉम्प की ओर जाता है और घोषणा करता है कि वह अपनी जीवित रहने की रणनीति को बदलने जा रहा है, क्योंकि पिशाच रक्त से शक्ति अवशोषित करते हैं और रक्त जितना मजबूत होता है वे उतनी ही अधिक शक्ति प्राप्त करते हैं। और उस विचार को ध्यान में रखते हुए वह तब तक इंतजार करता है जब तक कि उसका पहला लक्ष्य आखिरकार दिखाई नहीं देता। अचानक जंगल का स्वामी, एक विशाल डरावना प्राणी, उस पर कूद पड़ता है, यहां तक कि राक्षस ठीक उसके सामने होते हुए भी। यूजीन कोई डर नहीं दिखाता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जानवर कांटों से हमला करता है और हमारा लड़का प्रभाव से हवा में उछल जाता है। वह जानता है कि उसका शरीर कमजोर है, लेकिन अगर वह बस एक छोटा सा कट लगा पाता है तो उसे बस उतना ही चाहिए, क्योंकि तब वह प्राणी का खून चूस सकता है और आखिरकार मजबूत होना शुरू कर सकता है। यूजीन फिर राक्षस की ओर कूदता है क्योंकि उसका पुरानी जीवित रहने की विधि असफल रही थी, और अब जब उसकी पुरानी रणनीति विफल हो गई है तो उसे हताश होकर और अधिक शक्ति की आवश्यकता है। तो हमारा नायक अपनी तलवार का उपयोग करता है और अपनी पूरी ताकत से प्राणी पर हमला करता है। हालांकि वह यह देखकर चौंक जाता है कि उसका ब्लेड जानवर की खाल को भी नहीं भेद सका।
राक्षस फिर एक टेल विप से पलटवार करता है जो उसकी तलवार को तोड़ देता है और उसे हवा में उछाल देता है। प्राणी फिर अपनी पूंछ जमीन पर पटकता है जिससे हमारा नायक हवा में उड़ जाता है। यूजीन जमीन पर बुरी तरह से चोट खाकर गिरता है और महसूस करता है कि उसने शायद अपने प्रतिद्वंद्वी को कम करके आंका था, और ठीक उसके सामने जंगल का स्वामी उसे एक ही बार में निगलने के लिए अपना मुंह खोलता है। पता चलता है कि यह प्राणी एक आरोर है, एक राक्षस जो जादुई क्षेत्रों में रहता है। इसके अलावा उनमें से कुछ के पास मैजिक स्टोन्स होते हैं जिन्हें दुर्लभ गहनों की तरह माना जाता है। हमारा नायक जानता है कि पत्थर जानवर का कोर है, लेकिन शक्ति का अंतर बस बहुत बड़ा है। फिर उसे एहसास होता है कि उसने शायद जीवन के इस नए अवसर को थोड़ा हल्के में लिया, क्योंकि राक्षस इतना मजबूत है कि वह खरोंच भी नहीं लगा पाने से पहले उसे खत्म कर सकता है। प्राणी फिर अपने पूरे बल के साथ हमला करता है, जिससे दलदल में ऊर्जा की एक विशाल लहर पैदा होती है। यूजीन फिर सोचता है कि चूंकि उसे एक दूसरा मौका मिला तो उसे लगा कि दूसरा आसानी से आ जाएगा। हालांकि वह खुद को ज्यादा नहीं आंकता है और जानता है कि वह पहले जैसी गलती नहीं कर सकता। इसलिए वह हमेशा रेंगता था और सिर्फ जिंदा रहने के लिए अपनी सांस रोके रखता था, और अब भी वह बस एक और दिन जिंदा रहने के लिए लड़ता रहता है। लेकिन इस बार उसने जीने के लिए अपनी पूरी ताकत से लड़ने का चुनाव किया है। तो वह अपने नंगे हाथों से राक्षस का मुंह पकड़ लेता है और फैसला करता है कि वह लड़ेगा और जीतेगा। अपने शरीर को चमकते हुए हमारा नायक जानता है कि अगर वह नहीं जीता तो कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। तो वह अपनी शक्ति कोर को बाहर निकालने के लिए अपना हाथ राक्षस के मुंह में डाल देता है, क्योंकि यूजीन के लिए अस्तित्व हमेशा दूसरों के खून पर आधारित होता है, और एक अंतिम प्रयास से वह आखिरकार प्राणी के माना स्टोन को कुचलने में सफल हो जाता है। लड़ाई के बाद शूरवीर एक बार फिर जंगल में शांत और चुप हो जाता है। अचानक ऊर्जा का एक बड़ा विस्फोट पूरे दलदल को रोशन कर देता है। फिर उसे वह कसम याद आती है कि अगर उसे दूसरा मौका मिला तो वह लड़ने का चुनाव करेगा और भागने का रास्ता नहीं अपनाएगा, जैसा उसने अपने पूरे पिछले जीवन में किया था। अब मलबे के बीच खड़े होकर हमारा लड़का पूरी तरह से बदल चुका है। एकदम नए रूप के साथ वह घोषणा करता है कि वह रक्त और विजय दोनों पर विजय प्राप्त करेगा। कुछ ही देर बाद हमारा नायक छांदनी के नीचे अकेला खड़ा है। उसे एहसास होता है कि पत्थर से निकली मना उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा मजबूत थी। इसके अलावा उसने अपनी त्वचा को काली खाल में ढकने की क्षमता हासिल कर ली है। यूजीन फिर बताता है कि जब उसे मर्सनरीज ने पकड़ा था तब उसे राक्षस के बारे में पता चला था। उस समय उसने प्राणी का खून पिया और वहां से भागने में कामयाब रहा, लेकिन अपनी नई शक्ति के बावजूद भी वह जानता है कि वह नाइट जुंगदरिट का मुकाबला नहीं कर सकता। इसीलिए उसे उन पैलेडिन्स से लड़ने के लिए मजबूत होना होगा जो उसके पीछे आएंगे। यह देखकर कि सूरज उगने वाला है, हमारा नायक भोर से पहले वापस जाने का फैसला करता है। हालांकि एक रहस्यमय आवाज उसे रोकती है, झूठे स्वामी को मारने के लिए उसे धन्यवाद देती है, और दलदल के पानी से एक नीला प्राणी निकलता है जो हमारे नायक को धन्यवाद देता है। हालांकि प्राणी कहता है कि उसके घर पर आक्रमण करना और जमीन को खून से रंगना एक पाप है। फिर वह खुद को महान मिरन, उस क्षेत्र की रक्षक के रूप में परिचित कराती है, और यहां तक कि हमारे नायक को एक अभिशाप की धमकी भी देती है जो उसके शरीर को टुकड़ों में फाड़ देगा। लेकिन प्राणी खुद को एक नन्ही फेरी परी के रूप में प्रकट करती है और सोचती है कि क्या वह उसे सुन भी सकता है। फेरी तब चौंक जाती है जब हमारा नायक पूछता है कि वह क्या है। वह विश्वास नहीं कर पाती कि वह उसे देख सकता है, और यूजीन सवाल को एक बार और दोहराता है। नन्हा प्राणी पूछता है कि क्या उसने सब कुछ सुना, और वह पुष्टि करता है कि उसने सुना। फिर वह खुद को मिरन, एक जल स्पिरिट के रूप में परिचित कराती है जिसे 15 साल तक गुलाम बनाकर रखा गया था, लेकिन वह बताती है कि यह उसी की वजह से है कि जगह आखिरकार फिर से शुद्ध हो सकती है। जब मिरन बात कर रही होती है तो हमारा लड़का देखता है कि उसका एक टैटू फीका पड़ रहा है। फेरी फिर निशान के बारे में पूछती है और वह कहता है कि वह नहीं जानता कि यह हमेशा से वहां रहा है। वह यह भी बताता है कि अपनी शुरुआती यादों से ही उसके शरीर पर 10 टैटूज रहे हैं, क्योंकि उसे अपना अतीत याद नहीं है।
उसने बस चुपचाप जीवित रहने पर ध्यान केंद्रित किया। फिर वह सोचता है कि क्या निशान किसी तरह की सील, मुहर हैं, और क्या उनमें से एक अभी टूट गया है। मिरन घबराने लगती है क्योंकि उसे किसी से बात किए हुए बहुत समय हो गया है। फिर वह शिकायत करती है कि दलदल को शुद्ध करने और उसे वापस एक झील में बदलने में थोड़ा समय लगेगा। इसलिए वह धन्यवाद के रूप में उसे ताज़ा पानी देने की पेशकश करती है। लेकिन वह जो पानी उत्पन्न करती है वह जरा भी स्वादिष्ट या साफ नहीं लगता, और फेरी के जोर देने के बावजूद हमारा नायक उसे जाने के लिए कहता है और पेशकश को अनदेखा कर देता है। कुछ दिनों बाद हमारा नायक आखिरकार ब्रॉडविन नामक एक विलेज, गांव में पहुंचता है। अचानक एक युवक गांव में यह चिल्लाते हुए भागता है कि लाल आंखों वाला मॉन्स्टर आ गया है। मुखिया और अन्य ग्रामीण देखने के लिए बाहर आते हैं और दृश्य देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि जमीन पर उन्हें हाल ही में शिकार किए गए जानवरों का एक विशाल ढेर मिलता है। फिर एक युवक पूछता है कि मॉन्स्टर क्या करने की योजना बना रहा है, क्योंकि यह फुल मून पूर्णिमा नहीं है। पता चलता है कि मॉन्स्टर हमारा नायक है, जो 10 से अधिक वर्षों से गांव के पास रह रहा है। अचानक हमारा नायक जंगल से बाहर निकलता है और पूछता है कि क्या वह गांव में प्रवेश कर सकता है। पहले सभी उसकी डरावनी लाल आंखों के कारण उससे डरते थे, लेकिन चूंकि वह हमेशा भोजन लाता था, इसलिए उनका अजीब रिश्ता 1 दशक तक चलता रहा। हमारा लड़का फिर बताता है कि वह दूर रहता था क्योंकि वह बीमार था, लेकिन अब वह पूरी तरह ठीक है, और चूंकि उसे गांव से बहुत मदद मिली है, वह उनकी सारी दयालुता चुकाना चाहेगा। ग्रामीण भ्रमित हैं, क्योंकि वह उनसे कहता है कि अगर कुछ होता है तो वे उसे बुलाएं। फिर वह अपना मास्क उतारता है और मुस्कान के साथ खुद को सबके सामने प्रकट करता है। भीड़ सदमे में है। हमारे नायक के अच्छे रूप से पूरी तरह से स्तब्ध है। वे सोचते हैं कि क्या प्राणी वास्तव में एक हाफ एल्फ या शायद एक नोबल भी था। यहां तक कि गांव का मुखिया भी विश्वास नहीं कर सकता कि वह मास्क के नीचे इतना सुंदर था। जंगल में वापस मिरेन पूछती है कि उसने सारा शिकार ग्रामीणों को क्यों दिया। उसे समझ नहीं आता, क्योंकि एक फेरी के लिए वैम्पायर्स, पिशाच का मतलब सिर्फ खून और विनाश होता है। मिरन यह भी शिकायत करती है कि उसे इंसानों की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह वैसे भी जल्द ही जा रहा है। यूजीन फिर जवाब देता है कि कभी कभी आपको इन चीजों की परवाह करनी पड़ती है, क्योंकि अगर वह उन्हें नहीं रोकता है तो मर्सनरीज आक्रमण करने वाले हैं और गांव में सभी मारे जाएंगे। वह फिर बताता है कि मर्सनरीज गांव से एक लड़के को लेने आ रहे हैं, और इस प्रक्रिया में वे सभी गवाहों को मिटा देंगे और सभी ग्रामीणों को मार डालेंगे। मिरन भ्रमित है और सोचती है कि क्या वह सच कह रहा है, और उसे यह सब कैसे पता है। इतने दिनों तक साथ रहने के बाद भी वह अभी भी उसके विचारों को नहीं पढ़ सकती है। फिर पूछती है कि मर्सनरीज से विश्वास का क्या लेना देना है। अचानक हमारा नायक चलना बंद कर देता है और मिरन सीधे उसके कंधे से टकराती है। वह अचानक रुकने की शिकायत करती है और पूछती है कि वह अचानक क्यों रुका। तभी वह आगे देखती है और देखती है कि क्या हो रहा है। सशस्त्र मर्सनरीज का एक समूह जंगल की सड़क पर दिखाई देता है। वे हमारे नायक को अकेला देखते हैं और सोचते हैं कि वह सिर्फ कोई ग्रामीण है। फिर नेता टिप्पणी करता है कि वह आदमी कमजोर दिखता है और अच्छी तरह से हथियारबंद नहीं है, इसीलिए वह अपने आदमियों को बिना आवाज किए उसे मारने का आदेश देता है। इसके साथ ही एक मर्सनरी हमारे नायक पर हमला करने के लिए कुल्हाड़ी लेकर आगे बढ़ता है। मिरन हताशा में चिल्लाती है। उसे डर है कि उसे क्या हो सकता है। आदमी फिर अपनी कुल्हाड़ी घुमाता है, लेकिन हमारा लड़का बहुत तेज है। एक ठंडी नजर और उसकी लाल चमकती आंखों के साथ वह पलटवार करने के लिए तैयार हो जाता है। पलक झपकते ही वह बिना किसी परेशानी के मर्सनरी को 2 हिस्सों में काट देता है, और जबकि बाकी समूह सदमे में है, वह मिरन को अपनी रणनीति समझाता है। हमारा नायक कहता है कि उन्हें विश्वास बनाने की जरूरत है ताकि वे संदिग्ध न लगें, और इसके साथ ही वही बताता है कि वह सभी मर्सनरीज को वहीं खत्म करने जा रहा है। यूजीन फिर छोटी फेरी मिरेन को अपनी योजना समझाना जारी रखता है। वह कहता है कि उसे संदिग्ध लगे बिना इंसानों का विश्वास बनाने की जरूरत है, और मुस्कान के साथ वह बताता है कि वह सभी मर्सनरीज को मारकर ऐसा करेगा। आदमी फिर दहशत में चिल्लाते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि हमारा नायक एक वैम्पायर है। हालांकि उनमें से एक हिम्मत जुटाता है
और कहता है कि अगर वे उसे जिंदा पकड़ लेते हैं तो चर्च उन्हें इनाम देगी। लेकिन उसका लालच ज्यादा देर तक नहीं टिकता, क्योंकि हमारा नायक अपनी लाल आंखों से उसे घूरता है। मर्सिनरी हवा में उड़ जाता है और दूसरे को एहसास होता है कि वह सिर्फ कोई साधारण आदमी नहीं है। फिर भी वे हमला करते रहते हैं और उनमें से एक चिल्लाता है कि वैम्पायर का सिर उसका है। हालांकि हमारा नायक बहुत तेज है और उनके सभी हमलों को चकमा देने में कामयाब होता है। फिर एक विशालकाय ब्रूट एक बड़े मेज के साथ हमारे लड़के पर हमला करता है। वह आदमी चिल्लाता है कि वह अपने अति शक्तिशाली हथियार से उन सबको कुचल देगा, लेकिन वह चौंक जाता है जब हमारा नायक केवल एक हाथ से हमले को रोकता है। यूजीन फिर कहता है कि दिन ढल रहा है और रात उसके चमकने का समय है। फिर वह अपने क्लॉज का उपयोग करता है और एक ही वार में मर्सिनरी को खत्म कर देता है। वह अंधेरे का फायदा उठाता है और कहता है कि रात ब्लड निकालने का सबसे अच्छा समय है। समूह का नेता फिर चिल्लाता है कि उसके आदमी आंख बंद करके हमला न करें, क्योंकि वह एक मॉन्स्टर है। अचानक ग्रामीण मशालों के साथ आते हैं और दृश्य देखकर हॉरिफाइड हो जाते हैं। वे विश्वास नहीं कर सकते कि उन्हें जंगल के बीचों बीच यह रक्तपात मिला। गांव का मुखिया फिर बिखरे हुए बॉडीज को देखता है और सोचता है कि यह कैसे हुआ। सस्पिशियस होकर वह हमारे नायक को घूरता है और पूछता है कि क्या यह उसी ने किया है। हालांकि हमारा नायक सब कुछ डिनाइज करता है और कहता है कि शिकार से लौटते समय उसे बॉडीज मिले। फिर वह एक तरफ इशारा करता है और कहता है कि अपराधी कुछ अन्य लोग हैं, और सभी को आश्चर्य होता है कि अपराधी डायर वुल्व्स का एक पैक है। हमारा लड़का बताता है कि उसने कुछ भेड़ियों को मार गिराया, लेकिन जो बच गए वे अभी भी आसपास हो सकते हैं। फिर एक ग्रामीण कंफर्म्स करता है कि मर्सनरीज के बॉडीज पर क्लॉ मार्क्स लिखे हैं। एक और आदमी भी चिल्लाता है कि उन सभी पर भेड़ियों के पैक ने हमला किया था। मुखिया फिर उस पर शक करने के लिए हमारे नायक से अपॉलॉजीज है। फिर वह बॉडीज को गांव में दफनाने का सजेस्ट्स है, लेकिन मिरान उसे झूठा कहती है, क्योंकि भेदिए केवल सब कुछ सूंघने के बाद ही सफाई के लिए आए थे, और यह कि उसने अपने निशान छुपाने के लिए बॉडीज पर निशान खुद बनाए थे। फेरी फिर सोचती है कि वह इंसानों के साथ अपनी इमेज की इतनी परवाह क्यों करता है। अचानक हमारा नायक मृत मर्सिनरीज में से एक की पॉकेट में कुछ पाता है। फिर वह एक लेटर मुखिया को सौंपता है और पूछता है कि क्या वह इसे पढ़ना चाहेगा। आदमी लॉर्ड ताइवान की सील को पहचानता है और चौड़ी आंखों से अंदर लिखी बात पढ़कर शॉक्ड हो जाता है। वह विश्वास नहीं कर सकता कि उसने क्या पढ़ा। डेस्परेट होकर वह पेल नाम चिल्लाता है और पूछता है कि क्या वह लड़का अभी गांव में है। पता चलता है कि पेलेट शक्तिशाली लॉर्ड टिवान का इलेजिटिमेट सन हो सकता है। हमारा नायक फिर मर्सनरी नेता के लड़के के बारे में बातों को याद करता है। वह आदमी यूजीन की स्ट्रेंथ से हैरान था और सोच रहा था कि वह कहां से आया है, लेकिन हमारे नायक ने उसे सोचने का समय नहीं दिया और उस पर ऑल आउट लगा दी। फिर भी मर्सनरी नेता अपने आदमियों को हिस्ट्रेट्स न करने और फाइट के लिए चिल्लाता है। वह कहता है कि भले ही हमारा नायक एक मॉन्स्टर हो, उसके पास अभी भी 2 आर्म्स और 2 लेग्स हैं, लेकिन वह आदमी जल्द ही महसूस करता है कि वे वैम्पायर से भाग भी नहीं सकते। वह खुद हमला करने का फैसला करता है और पूरी रफ्तार से हमारे प्रोटैगनिस्ट की ओर दौड़ पड़ता है। ठंडी और दृढ़ नजर के साथ हमारा हीरो अंतिम मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है। फिर वह मर्सनरी लीडर के चेहरे पर एक जबरदस्त घूंसा मारता है और उस वार की ताकत से वह आदमी उड़कर एक पेड़ से जा टकराता है। हमारा लड़का फिर मर्सनरी को लात मारकर दूर फेंक देता है, जिससे लड़ाई खत्म हो जाती है। लीडर अब उसे रोकने की भीख मांगता है, कहता है कि वह और मार सहन नहीं कर सकता। जमीन पर पड़ा हुआ वह पूछता है कि क्या हमारा हीरो शुरू से ही उनका इंतजार कर रहा था। वह कहता है कि उनका गांव में सिर्फ काम था और वे कोई परेशानी नहीं चाहते थे, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट घोषणा करता है कि यह गांव उसका है और पूछता है कि वे वहां क्या चाहते थे। डरते हुए मर्सनरी कहता है कि उसे नहीं पता था कि इस गांव पर एक वैम्पायर लॉर्ड का राज है। वह बताता है कि वे ताइवान फैमिली के इलेजिटिमेट सन को ढूंढने आए थे जो यहां छिपा हुआ था, लेकिन हमारा हीरो उस पर भरोसा नहीं करता और उनसे उनका असली मकसद पूछता है। फिर वह एक हल्की मुस्कान के साथ पूछता है कि क्या वे पूरे गांव का सफाया करने की योजना नहीं बना रहे थे। आखिरकार
वह आदमी कबूल करता है कि उन्हें लॉर्ड टीवॉन के लेजिटिमेट बेटों ने हायर किया था और वे बड़ी संख्या में सिर्फ इसलिए आए थे ताकि अगर कुछ गलत हो जाए तो हालात काबू में रहें। तभी हमारे प्रोटोगनिस्ट को एहसास होता है कि वह ब्लॉन्ड नाइट भी इसमें शामिल था, और वह नाइट कोई और नहीं बल्कि बर्तल ताइवान था, वैम्पायर परस्यूट टीम का जनरल मैनेजर। वह समझ जाता है कि बर्टल जानता था कि मर्सनरीज की लालच एक नरसंहार को जन्म देगी और वही नरसंहार उसे होली नाइट्स के सामने उजागर कर देगा। इस बीच मर्सनरी लगातार भीख मांगता रहता है, कहता है कि अगर उसे पहले से पता होता तो वह कभी ऐसा नहीं करता। हमारा हीरो उसे जाने को कहता है और चेतावनी देता है कि रास्ते में भेड़ियों से सावधान रहना। आदमी हैरान हो जाता है और उसकी जान बख्शने के लिए धन्यवाद देने लगता है, लेकिन हमारा लड़का उसे माफ नहीं करता और उसकी गर्दन पर एक घातक वार करके उसे खत्म कर देता है। मिरेन पूछती है कि उसने उसे क्यों मार दिया। सारी जानकारी मिल जाने के बाद वह जवाब देता है कि वह उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अब उसकी वैम्पायर पहचान सामने आ चुकी थी। और ठीक उसी समय खून और तबाही की गंध से खिंचे हुए भेड़ियों का झुंड दिखाई देता है। उधर गांव का चीफ पुष्टि करता है कि मर्सनरीज पेलिड को कासल ले जाने आए थे। उन्हें याद आता है कि पेलिड की मां का देहांत हो चुका है और वह तब से अकेला रह रहा है। तो हमारा हीरो बच्चे को सुरक्षित कास्टल तक ले जाने की पेशकश करता है। वह कहता है कि चूंकि वह जंगल में रहता है, वह रास्ते में जानवरों से बचते हुए उसे एस्कॉर्ट कर सकता है। विलेज चीफ हैरान हो जाता है और कहता है कि वह उससे ऐसी उम्मीद नहीं कर सकता, लेकिन हमारा लड़का कहता है कि एक नाइट ऐसी बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। मिरेन उसे बेशर्म कहती है और छोटी फेरी पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है। गांव वाले भी चौंक जाते हैं और चीफ हकलाते हुए नाइट शब्द दोहराता है। मिरेन घबराई रहती है और यकीन नहीं कर पा रही कि उसने अभी क्या सुना। मुस्कुराते हुए वह कहता है कि उसका परिचय देना अब थोड़ा देर से हो रहा है। फिर वह अपना नाम यान यूजीन बताता है। हैरानी की बात यह है कि गांव वाले उस पर भरोसा कर लेते हैं। वह मिरान को समझाता है कि गांव के लोगों ने कभी असली नोबल नहीं देखा, इसलिए अगर वह नाटक भी करे तो वे फर्क नहीं समझ पाएंगे। इसके बाद गांव वाले उससे जंगल में उसके अतीत के बारे में सवाल पूछने लगते हैं। हमारा हीरो बस इतना कहता है कि लोगों से संपर्क तोड़ने के उसके अपने कारण थे। चीफ कहता है कि गांव गरीब है और उसकी सेवाओं का खर्च नहीं उठा सकता, लेकिन हमारा प्रोटेगनिस्ट कहता है कि कोई बात नहीं और बस एक रात गांव में रुकने की इजाजत मांगता है। अगले दिन वह खिड़की के पास खड़ा होकर सूरज की रोशनी के खिलाफ अपनी नई क्षमता को परखता है। अपनी लाल आंखों से वह देखता है कि उसके हाथ काली स्केल्स में बदल रहे हैं। वह नोटिस करता है कि ये स्केल्स धूप को काफी हद तक रोक लेती हैं, जिससे उसका सफर आसान हो जाएगा। मिरेन उसे बेवकूफ कहती है और पूछती है कि उसने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। हमारा हीरो कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह जल्द ही चला जाएगा और किसी को सच्चाई पता नहीं चलेगी। लेकिन फेरी जिद करती है और पूछती है कि उसका असली मकसद क्या है। इससे पहले कि वह जवाब दे, एक गांव वाला आकर बताता है कि वे जाने के लिए तैयार हैं। वह समझाता है कि लंबे स्पष्टीकरणों से ज्यादा भरोसेमंद टाइटल्स होते हैं और एक टाइटल उसे 100 झूठों की जगह सिर्फ 10 झूठ बोलने पर मजबूर करता है। हमारा हीरो जानता है कि असली नोबल्स इस तरह के जल्दबाजी वाले झूठ में नहीं फंसेंगे, इसलिए अब वह इस झूठ को सच बनाने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। चीफ उसे एक लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन देता है और पेलिड की देखभाल करने के लिए कहता है। यंग पेल अपना परिचय देता है और कहता है कि उनसे मिलकर खुशी हुई। और इस तरह हमारा हीरो और पेलिड गांव छोड़कर कासल की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में वे पहाड़ों के बीच एक लंबी सड़क पर चलते हैं। जब उन्हें एक गांव दिखता है, पेलिड पूछता है कि क्या यह ब्रमिस है और हमारा हीरो इसकी पुष्टि करता है। फिर वह पूछता है कि क्या उसे पढ़ना आता है। पेलिड बताता है कि उसकी दिवंगत मां ने उसे पढ़ना सिखाया था। वह बताता है कि जिस आदमी से उसकी मां प्यार करती थी, उसी ने उसे पढ़ना लिखना सिखाया था। मिरान सुझाव देती है कि हमारा हीरो पेलिड से पढ़ना सिखाने को कहे। पेलिड हैरान हो जाता है जब हमारा प्रोटेगनिस्ट उससे पढ़ाना सिखाने के लिए कहता है। वह सोचता है कि एक नाइट होते हुए भी उसे पढ़ना क्यों नहीं आता।
तो हमारा हीरो एक कहानी गढ़ता है कि उसके परिवार की हालत बहुत पहले खराब हो गई थी। वह उदास चेहरा बनाकर पेलिड के सामने चलता है, क्योंकि वह जानता है कि जैसे ही वह पेलिड का भरोसा जीत लेगा, वही उसके सारे झूठ ढक लेगा। मिरान उसकी एक्टिंग से प्रभावित होती है और उसकी तारीफ करती है, लेकिन चेतावनी देती है कि अगर वह ज्यादा झूठ बोलेगा तो लोग शक करने लगेंगे। पेलिड की आंखें चमकने लगती हैं और हमारा हीरो समझ जाता है कि वह पूरी कहानी मान चुका है। पेलिड माफी मांगता है और कहता है कि शुरू में उसे उस पर भरोसा नहीं था, क्योंकि गांव में फैली अफवाहों का असर उस पर पड़ा था। वह मानता है कि सब लोग उसे मॉन्स्टर कहते थे, लेकिन अब से वह वही मानेगा जो अपनी आंखों से देखेगा। वह हमारे हीरो को पढ़ाना सिखाने की पेशकश भी करता है। थोड़ा समय बीतता है और जब भी उन्हें मौका मिलता है, अचानक हमारा प्रोटेगनिस्ट अपनी मैजिक से एक आइस डैगर बनाता है और बेरहमी से पेलिड की आंख में घोंप देता है। पेलिड दर्द से चीख उठता है, लेकिन यह सब सिर्फ एक कल्पना थी जिससे हमारा हीरो पेलिड की प्रतिक्रिया को परख रहा था। असल में सड़क के बीच उन पर बैंडिट्स ने हमला कर दिया था। पेलिड डर जाता है और यकीन नहीं कर पाता कि उन्हें लूटा जा रहा है। बैंडिट लीडर मुस्कुराता है और कहता है कि उनके डरे हुए चेहरे उसका समय बचा रहे हैं। वह उन्हें आदेश देता है कि जो भी कीमती चीज है सब सौंप दो, वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाए, हमारा हीरो अपनी तलवार से उस पर हमला कर देता है। एक ही वार में हमारा प्रोटैगनिस्ट बैंडिट लीडर को ढेर कर देता है। पेलिड सदमे में जम जाता है, समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। एक बैंडिट अपने भाई को अपनी आंखों के सामने मरते देख चीख उठता है। तभी हमारा हीरो कहता है कि उन्होंने वही किया जो उसने कहा था, तेजी से और पूरी तरह। इसके बाद एक बैंडिट गुस्से से भर जाता है और कुल्हाड़ी लेकर हमारे लड़के पर टूट पड़ता है, लेकिन वह उसके सामने टिक नहीं पाता। हमारा प्रोटेगनिस्ट बिना किसी दया के अपनी तलवार से उसे काट गिराता है। पलक झपकते ही वह घूमता है और एक और बैंडिट को ढेर कर देता है। अब आखिरी बैंडिट अपनी जान की भीख मांगता है और गिड़गिड़ाता है कि उसे न मारा जाए, लेकिन हमारा हीरो उसे माफ नहीं करता और तेजी से अंतिम वार की तैयारी करता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह आखिरी बैंडिट को भी खत्म कर देता है। वह चारों ओर बिखरी लाशों को देखता है और कहता है कि उसे इंसानों की समझ नहीं आती। वह सोचता है कि वे हमेशा कमजोरों को लूटने और नुकसान पहुंचाने की कोशिश क्यों करते हैं, और आखिरी बैंडिट को पकड़े हुए वह पूछता है कि क्या कमजोरों को चोट पहुंचाना सही है। फिर वह पेलिड की ओर मुड़ता है और पूछता है कि क्या पढ़ना सीखने के बाद वह इन बातों को समझ पाएगा। पेलिड पूरी तरह चुप रह जाता है और हमारे प्रोटैगनिस्ट के सवाल से स्तब्ध हो जाता है। हमारा हीरो उसे याद दिलाता है कि उसने कहा था कि वह वही मानेगा जो अपनी आंखों से देखेगा, और गंभीर नजर के साथ वह कहता है कि वह पेलिड पर खून की एक भी बूंद नहीं गिरने देगा। कुछ समय बाद वे आखिरकार ब्रामिस शहर पहुंचते हैं और वहां घूमना शुरू करते हैं। वहां वे एक वेंडर को देखते हैं जो नॉर्दर्न डंजन की रेयर हर्ब्स को 20 कॉइन्स में बेचने का प्रचार कर रहा होता है। एक दूसरे स्टॉल पर एक ग्राहक दाम को लेकर शिकायत करता है और कहता है कि उसे वही चीज कहीं और सस्ती मिली थी। मिरन शहर और वहां की सारी दिलचस्प चीजों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है। पिलाडन हमारे हीरो को सावधान रहने की चेतावनी देता है और कहता है कि यहां के व्यापारी बहुत निर्दयी होते हैं। वह बताता है कि गांव का चीफ जब भी शहर आता है हमेशा घबरा जाता है, लेकिन हमारा प्रोटेगनिस्ट कहता है कि उसे पहले पैसों की जरूरत है, बाकी बातों की चिंता बाद में करेगा। इसीलिए वह पेलिड से इंतजार करने को कहता है और एक लेदर और फर की दुकान में चला जाता है। वह वहां उन भेड़ियों की खालें पेश करता है जिन्हें उसने शिकार किया था, और शॉपकीपर से उनकी कीमत लगाने को कहता है। आदमी यह देखकर हैरान रह जाता है कि यह डायर वुल्फ लेदर है और इतनी बड़ी मात्रा में लाई गई है। वह हमारे हीरो को सिर से पैर तक शक भरी नजर से देखता है और उसके घिसे पिटे कपड़ों को देखकर अंदाजा लगाता है। शॉपकीपर समझ जाता है कि वह एक भटका हुआ आदमी है और उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि हमारा प्रोटेगनिस्ट ठगा जाने के लिए एकदम सही शिकार है। वह कहता है कि लेदर काफी खराब हालत में है और 18 सिल्वर कॉइन्स की पेशकश करता है। हमारा हीरो उसे घूरता है। उसकी लाल आंखें तेजी से चमकने लगती हैं और एक झटके में वह शॉपकीपर को कॉलर से पकड़ लेता है।
आदमी बुरी तरह डर जाता है और सोचता है कि उस आदमी की आंखें इतनी लाल क्यों हैं। डर के मारे शॉपकीपर हकलाते हुए कहता है कि डायर वुल्फ लेदर बहुत रेयर होती है और सीमित मात्रा में मिलती है। वह हमारे हीरो से शांत होने को कहता है और शब्दों से बात सुलझाने की गुजारिश करता है। फिर वह घबराई हुई हंसी हंसता है और कहता है कि वह उदार बनेगा और कीमत बढ़ाकर 23 सिल्वर कॉइन्स कर देता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट बिना एक शब्द कहे ठंडी और पैनी नजर से उसे घूरता रहता है। आदमी पसीना बहाने लगता है और कीमत बढ़ाकर 25 कॉइन्स कर देता है। पेलेट बेचैन हो जाता है और सौदे में मदद करने के लिए जोर से 28 कॉइन्स चिल्ला देता है। लेकिन हमारा हीरो अब भी चुप रहता है और शॉपकीपर सोचने लगता है कि आखिर उसे और कितना चाहिए। आखिरकार वह 30 सिल्वर कॉइन की पेशकश करता है और हमारा प्रोटैगनिस्ट उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। उस रात बाद में वे कैंप लगाते हैं और हमारा हीरो एक प्राचीन स्क्रॉल पढ़ने की कोशिश करता है। वह कहता है कि पेल ने उसे बेसिक्स सिखा दिए हैं, लेकिन वह अभी ठीक से पढ़ने से बहुत दूर है। लिखावट उसे बस टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं का एक ढेर लगती है और वह निराश महसूस करता है। मिरन फिर उसके नए कपड़ों की तारीफ करती है, कहती है कि जितने पैसे खर्च किए हैं उनके हिसाब से वे ठीक लग रहे हैं। उसे आश्चर्य होता है कि पहली ही विजिट पर बाजार उनके साथ इतना उदार था। फिर वह परी शिकायत करती है कि उसे और ज्यादा जोर डालना चाहिए था और सिल्क के कपड़े खरीदने चाहिए थे, लेकिन हमारा हीरो कहता है कि उसे सिर्फ धूप रोकने के लिए कुछ चाहिए। मेरे ने तब कहती है कि वैम्पायर अमीरों में भी सबसे अमीर होते हैं और उनमें महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। हमारा नायक पूछता है कि वह इतना सब कैसे जानती है और वह कहती है कि उसने यह सब स्पिरिट रेल्म में सीखा। तो वह उसे प्राचीन साहित्य पढ़ने की सलाह देती है, लेकिन हमारा हीरो कहता है कि वह पढ़ना नहीं जानता। अचानक पेलेट आता है और उसे आवाज लगाता है, जिससे हमारा हीरो अपने विचारों से बाहर आ जाता है। वह युवक एक अजीब सी मुस्कान के साथ पूछता है कि वह किससे बात कर रहा था। हमारा हीरो बात को टालता है, कहता है कि वह बस खुद से बात कर रहा था और पूछता है कि क्या पेलेट ठीक है। वह कहता है कि आम लोग इस तरह के शरीर देखने के आदी नहीं होते। पेलेट तब उसे चिंता न करने के लिए कहता है, क्योंकि उसके पास अभी भी भरपूर ऊर्जा है। और एक मुस्कान के साथ वह कहता है कि उनके पास बहुत सारा कागज है और वह उसे जितना चाहे उतना पढ़ना सिखा सकता है। तो दोनों रात को कैंपफायर के आसपास बिताते हैं, जबकि पेल हमारे हीरो को सिखाता है। हमारा नायक इस बात से हैरान है कि वह कितनी आसानी से सीख रहा है और पूछता है कि क्या यह सामान्य है। पेलेट तब कहता है कि वह असाधारण है, क्योंकि आमतौर पर सीखने में 1 साल लग जाता है। सबक के बाद हमारा हीरो पूछता है कि क्या पेल एक नोबल सन बनने के लिए ठीक रहेगा। वह युवक कहता है कि उसकी मां ने कभी ठीक से समझाया नहीं और यह अभी तक पूरी तरह से उसके गले नहीं उतरा है। वह यह भी मानता है कि उसे लॉर्ड ताइवान से खुले हाथों से स्वागत की उम्मीद नहीं थी। अचानक शूरवीरों का एक समूह जंगल में उनके कैंप के पास आता है। समूह का लीडर उन्हें ग्रीट करता है और पूछता है कि क्या वह एक सवाल पूछ सकता है। हमारा हीरो खड़ा हो जाता है और अलर्ट हो जाता है जैसे ही सशस्त्र आदमी करीब आते हैं। वह आदमी तब नोट करता है कि वे असली मर्सनरीज हैं, पहले वालों जैसे नहीं। हमारा हीरो जानता है कि अगर वह झूठ बोलता है तो शक बढ़ जाएगा, इसलिए वह सच बताने का फैसला करता है। समूह का लीडर तब कहता है कि वे भी महल की ओर जा रहे हैं और उनके साथ कैंप करने के लिए कहता है। छोटे शूरवीरों में से एक इस फैसले पर शिकायत करता है, लेकिन लीडर उसे डांटता है। फिर वह माफी मांगता है और कहता है कि वह युवक समूह में नया है और सामाजिकता नहीं जानता। लीडर तब अपना परिचय पाठ के रूप में देता है और पूछता है कि हमारा नायक कौन है। हमारा हीरो खुद को यन यूजीन कहता है, हाउस यूजीन का एक नाइट। शूरवीर हंसता है, यह विश्वास नहीं करता कि हमारा हीरो एक असली नाइट है। फिर वह पूछता है कि क्या हमारा हीरो वास्तव में एक असली नाइट है। वह युवक हंसता है और कहता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में हाउस यूजीन के बारे में कभी नहीं सुना। और एक शैतानी मुस्कान के साथ वह हमारे नायक पर इम्पोस्टर होने का आरोप लगाता है। हमारा हीरो तब महसूस करता है कि वह अब और झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि उसने पहले ही पेलेट को बताया था कि वह एक नाइट है। वह समझता है कि अगर यह सब चलता रहा तो चीजें बहुत जटिल होने वाली हैं। और एक ठंडी नजर के साथ
वह सोचता है कि वह उन सभी को खत्म कर सकता है क्योंकि वे ज्यादा नहीं हैं। अचानक पार्टिक उसके कंधे को छूता है और उसे रॉबिन कहता है। फिर वह सबके सामने उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारता है। वॉर इतना जोरदार होता है कि रॉबिन हवा में उड़ जाता है और जमीन पर जोर से गिरता है। प्रोटेक्ट तब झुकता है और अपने रंगरूट की बदतमीजी के लिए माफी मांगता है। हमारा हीरो उसे माफी भूल जाने और बस एक जगह ढूंढने के लिए कहता है। वह जानता है कि अब से उसकी पहचान के कारण उस पर बार बार शक किया जाएगा और अनावश्यक शक से बचने के लिए उसे जल्द से जल्द नाइट बनना होगा। रॉबिन चौंक कर उठता है। यह नहीं समझ पा रहा कि क्या हुआ। वह भ्रमित होकर उठता है और सोचता है कि उसने हमारे नायक पर हमला क्यों किया। पार्ट तब उसे मूर्ख कहता है और कहता है कि उसमें जीने की कोई इच्छा नहीं है। वह उसे डांटता है और कहता है कि उसे अपनी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। पार्ट फिर समझाता है कि वह दिखावे से अंदाजा नहीं लगा सकता है और वह यह नहीं देखता कि उसके ठीक सामने क्या है। और एक गंभीर नजर के साथ वह पूछता है कि क्या रॉबिन को अंदाजा है कि हमारा हीरो जो क्लोक पहने हुए है उसकी कीमत कितनी है। पता चलता है कि यह एक हाई क्लास क्लोक है जो सुपर रेयर लेंथ्रॉप लेदर से मजबूत किया गया है। वह कहता है कि सबसे सस्ता वाला 10 सिल्वर कॉइन से ज्यादा का है, जो रबोन की सैलरी का 3 गुना है। और तथ्य यह है कि हमारा हीरो पढ़ना जानता है। इसका मतलब है कि वह कोई साधारण आदमी नहीं है। पार्टिक समझाता है कि वह अपनी तलवार निकालने ही वाला था और वे सभी खत्म हो गए होते। रॉबिन हैरान है और पूछता है कि वह इतनी बारीकी से यह सब कैसे जानता है। लीडर तब खुलासा करता है कि उसने हमारे नायक को हमले की तैयारी करते हुए देखा। उसने हमारे हीरो को अपनी तलवार निकालने की तैयारी करते हुए अपने क्लोक के अंदर हाथ डालते हुए देखा। अगर वह 1 सेकंड भी देर करता तो रॉबिन का सिर काट दिया गया होता। पार्ट तब कहता है कि उसे अंदाजा भी नहीं है कि एक नाइट कितना भयानक हो सकता है। वह समझाता है कि एक नाइट जन्म से ही लकड़ी की तलवार से ट्रेनिंग करता है। वे अज्ञात डंजन्स में प्रवेश करते हैं और बिना डर के मॉन्स्टर्स को मारते हैं, और केवल वे जो बहुत सारा खून बहाते हैं और नोबल्स की नजर में आते हैं, उन्हें अंत में एक शानदार और विशेष समारोह में नाइट बनाया जाता है। पटीक कहता है कि एक नाइट का इंपर्सनेशन करना एक गंभीर अपराध और एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जो 20 साल की उम्र में खुद को नाइट बताता है उसके पास काफी स्किल होनी चाहिए। रॉबिन तब पूछता है कि क्या इसका मतलब है कि वह स्क्वाड लीडर से ज्यादा मजबूत है। उसने यह भी सुना कि नया खोजा गया ड्यूनियन जल्द ही खुल सकता है। हमारा हीरो पूरी बातचीत सुनता है और महसूस करता है कि नाइट के ओहदे का बहुत महत्व है। उसे यह भी अजीब लगता है कि ताइवान परिवार ने अपने सैनिकों का उपयोग करने के बजाय मर्सिनरीज को काम पर रखा है। अचानक पिलट देखता है कि हमारा नायक मर्सिनरीज की ओर चल रहा है और एक मुस्कान के साथ वह पार्टेक के पास जाता है और कहता है कि उसने सुना कि वे महल जा रहे हैं। फिर वह प्रस्ताव करता है कि वे एक साथ यात्रा करें क्योंकि वे एक ही गंतव्य पर जा रहे हैं। रॉबिन हमारे हीरो की सुंदरता से मोहित हो जाता है और पार्च पूरी तरह से भ्रमित हो जाता है। कुछ दिनों के बाद वे अंत में ताइवान राज्य में मार्तेला के गांव पहुंचते हैं। हमारा नायक राहत महसूस करता है कि मर्सिनरीज ने उसकी कहानी पर विश्वास कर लिया, लेकिन वह जानता है कि अब असली मुसीबत शुरू होने वाली है। मिरेन तब प्रकट होती है और कहती है कि उसने मर्सिनरीज पर जासूसी की, जैसा उसने पूछा था। उसे पता चला कि लॉर्ड ताइवान की सेहत इतनी खराब है कि वह किसी भी पल गुजर सकते हैं और एक नया डंजन खोजा गया है, लेकिन परिवार के पास उसे एक्सप्लोर करने के लिए पैसे नहीं हैं। इस क्षेत्र में एक नया डंजन खुलने के विचार से हमारा हीरो विचारशील हो जाता है। मिरेन तब पूछती है कि अगर लॉर्ड ताइवान गुजर जाते हैं तो पैलेट का क्या होगा। वह चिंतित है कि वह फिर से अनाथ हो जाएगा, लेकिन हमारा हीरो कहता है कि यह उसकी समस्या नहीं है। परी रोना शुरू कर देती है, डरती है कि पैलेट को उसके भाइयों द्वारा बेकार में ही खत्म कर दिया जाएगा। हमारा नायक तब महसूस करता है कि लॉर्ड ताइवान ने पेल को आखिरी बार देखने के लिए बुलाया था, और इसके साथ वह समझता है कि उसका और पेल दोनों का भाग्य किसी न किसी तरह से बदलने वाला है। कुछ और यात्रा के बाद वे अंत में अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं और उनके सामने रोजेस का थोपा हुआ महल खड़ा है, जो लॉर्ड ताइवान का घर है। जैसे ही वे महल में प्रवेश करते हैं, वे जगह की भव्यता से प्रभावित होते हैं।
मिरान उत्साहित हो जाती है और कहती है, हमारे हीरो को रैंक पर चढ़ना होगा और इस तरह के महल में रहना होगा। लेकिन वह उसे चुप रहने और अंदर जाने के लिए कहता है, क्योंकि उनके पास ज्यादा महत्वपूर्ण काम है। अचानक एक गार्ड उन्हें रोकता है और पूछता है कि उनका महल में क्या काम है। पाटिक तब खुद को फेलन गिल्ड से एक मर्सनरी के रूप में पेश करता है और पूछता है कि वह कौन है। अचानक एक ब्लॉन्ड आदमी खुद को कमर तुआन का हीरो के रूप में पेश करता है। वह पूछता है कि क्या मालगाड़ी में है और पाटिक इसकी पुष्टि करता है। कमार तब हमारे हीरो को वहां खड़ा देखता है और पूछता है कि वह क्यों नहीं हिल रहा है। हमारा नायक खुद को नाइट यान यूजीन के रूप में पेश करता है, जिससे कमार आश्चर्यचकित हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वह पलैड को पेश कर पाता, उसका भाई बर्टेल अचानक प्रकट होता है। हमारा हीरो परिचित आवाज को पहचानता है और अपने दर्दनाक अतीत को याद करता है। बर्टेल तब पास आता है और कहता है कि यह महल के प्रोटेक्टर के रूप में उसका कर्तव्य है। वह एक श्रेष्ठता के भाव के साथ और अपनी छाती पर एक गुलाब के प्रतीक के साथ चलता है। हमारा नायक उस आवाज को नहीं भूल सकता जिसने उसे इतना सताया था। उसे याद है जब वह जंगल में छिपा हुआ पाया गया था और कैसे बेर्टेल और युंगदुरेद द्वारा बिना आराम के लगातार उसका पीछा किया गया था। फिर वह घृणा और प्रतिशोध की नजर से नाइट बेल ताइवान को घूरता है। बेर्टेल ताइवान परिवार का दूसरा बेटा और सीधी वंशावली का नाइट है। कमार तब पूछता है कि उसका भाई वहां क्या कर रहा है और वह सार्कास्टिक अंदाज में जवाब देता है। बर्टेल कहता है कि वह अच्छी तरह जानता है कि उसका उस सवाल से क्या मतलब था। हमारा हीरो तब उनकी बहस को बाधित करता है और भाइयों की बातचीत में दखल देता है। वह गांव के मुखिया का पत्र सौंपता है और कहता है कि वह उसके आदेश पर आया है। बर्टेल गांव का नाम सुनकर हैरान होता है और उत्सुकता से पत्र लेता है और एक संदिग्ध नजर के साथ वह हमारे नायक को सिर से पैर तक मापता है। कमार तब देखने के लिए अपने भाई के हाथों से पत्र छीन लेता है। वह गांव के मुखिया का नाम पहचानता है, लेकिन बर्टेल संदिग्ध बना रहता है। पत्र पढ़ने पर कमार मर्सनरी की मौत की खबर से हैरान होता है। वह तब महसूस करता है कि हमारे हीरो के बगल वाला लड़का उसके पिता का नाजायज बेटा है। पिलिड शर्मीले ढंग से अपना परिचय देता है और कमार एक मजाकिया मुस्कान के साथ उसका स्वागत करता है। बर्टेल तब कहता है कि वे पिलिड का इंतजार कर रहे थे और उसके पिता उससे मिलना चाहते हैं, एक नकली मुस्कान के साथ। वह उन्हें लड़के को नहलाने और कपड़े पहनाने के लिए ले जाने का आदेश देता है। पेलेट को गार्ड्स द्वारा दूर ले जाया जाता है, जबकि बर्टेल उसे तिरस्कार के साथ देखता है। हमारा हीरो तब बीच में आता है और कहता है कि वह पहले इनाम पर चर्चा करना चाहता है। वह लॉर्ड टिवान से मिलने की मांग करता है, लेकिन बर्टेल मौके पर ही अनुरोध को अस्वीकार कर देता है। एक नफरत भरी नजर के साथ वह कहता है कि यह असंभव है और हमारा हीरो उससे नहीं मिल सकता। वह समझाता है कि उसके पिता की हालत गंभीर है और जाने के लिए उसे सोने का भुगतान करने की पेशकश करता है, लेकिन हमारा नायक पीछे नहीं हटता। कहता है कि उसने पेलेट को लाने के लिए बहुत परेशानी उठाई है। बर्टेल तब उसे धमकी देता है और कहता है कि उसे बात दोहराने के लिए मजबूर न करे। कमार तब हस्तक्षेप करता है और पूछता है कि एक त्वरित मुलाकात में क्या समस्या है, लेकिन बर्टेल जोर देता है कि उसके पिता मुश्किल से जाग पाते हैं और एक अजनबी से नहीं मिल सकते। दोनों भाई तब सबके सामने बहस करना और ताना मारना शुरू कर देते हैं। बर्टेल अपने भाई को गुस्से से देखता है और कहता है कि उसकी बातों को न तोड़े। कमार तब इस दृश्य और अपने भाई के रवैये के लिए हमारे हीरो से माफी मांगता है। एक नकली मुस्कान के साथ वह अलविदा कहता है और हमारे नायक को सुरक्षित घर जाने के लिए कहता है। कमार तब पेलिड के पास जाता है और अपने नए भाई के रूप में उसे महल में गाइड करने की पेशकश करता है। यह देखकर हमारा हीरो महसूस करता है कि बर्टेल वास्तव में उसे लॉर्ड से नहीं मिलने देगा। अचानक एक गहरी आवाज बातचीत को बाधित करती है। ताइवान के दूसरे बेटे को बुलाती है और एक मजबूत लाल बालों वाला आदमी अपने कंधों पर दो आदमियों को लिए हुए दिखाई देता है। फिर वह आदमियों को जमीन पर फेंक देता है और कहता है कि उसने उन्हें एक शैतानी मुस्कान के साथ स्थानीय ग्रामीणों को लूटते हुए पकड़ा। वह सुझाव देता है कि उनमें से एक को दूसरों के लिए एक उदाहरण के रूप में दंडित किया जाए। बर्टेल नाराज हो जाता है क्योंकि वे डंजन के लिए सिर्फ टेम्पररी मर्सनरीज थे। वह आदमी तब सुझाव देता है
कि वे सभी की चुभती नजरों से बचने के लिए अंदर बात करें। पार्ट तब उस आदमी को पहचानता है और सोचता है कि क्या वह प्रसिद्ध सर गैल्फ्रेडिक नहीं है। हमारा नायक उत्सुक हो जाता है और पार्ट से पूछता है कि क्या वह उसे जानता है। मर्सनरी समझाता है कि उसने एवरग्रो परिवार द्वारा आयोजित एक प्रमुख टूर्नामेंट में तीसरा स्थान हासिल किया था। इसके अलावा वह उत्कृष्ट शक्ति और तकनीक वाला एक बहुत ही होनहार नाइट है, और टूर्नामेंट के दिन उसने अपनी शक्ति से अकेले ही 1000 से अधिक कॉम्पिटिटर्स को हरा दिया था। पार्ट तब सोचता है कि इतना शक्तिशाली आदमी इस तरह की जगह पर क्यों आएगा। उसे संदेह है कि कारण इस क्षेत्र में खोजा गया नया डंजन है, क्योंकि सबसे पहले एक डंजन को जीतना बहुत प्रसिद्ध लाता है और एक खतरनाक काम है, और गेय फ्रेडिक शायद इसका इस्तेमाल एक बड़े परिवार द्वारा नाइट बनने के लिए करना चाहता है। हमारा हीरो तब पटरडेक की ओर मुड़ता है और पूछता है कि क्या उसका कॉन्ट्रैक्ट आज समाप्त हो रहा है। एक मुस्कान के साथ वह मर्सनरी लीडर को एक नई नौकरी की पेशकश करता है, और बर्टेल समझता है कि उसका भाई कमार लोगों का समर्थन जीतने के लिए डंजन को साफ करना चाहता है। अपने कार्यालय में कमार सोचता है कि क्या करना है, क्योंकि वह सिर्फ किसी को भी काम पर नहीं रख सकता। अचानक उसका एक नौकर उसे सूचित करता है कि सर यूजीन उससे मिलना चाहता है। फिर उसे याद आता है कि वह नाइट है जो पैलेट को लाया था और युवक को अंदर आने के लिए कहता है। हमारा हीरो कार्यालय में प्रवेश करता है और कमार औपचारिक रूप से उसका स्वागत करता है। आदमी कहता है कि वह आराम से रह सकता है क्योंकि पैलेट सुरक्षित है और उसे पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अलावा वह अपने भाई के सामने पत्र सौंपने के लिए हमारे लड़के को धन्यवाद देता है। कमार खुश है क्योंकि इसकी बदौलत वह अपना सिर ऊंचा रख सकता है। हमारा नायक कहता है कि उसका लॉर्ड के साथ सिर्फ काम था और वह किसी तीसरे पक्ष की उम्मीद नहीं कर रहा था। द हेयर तब हैरान होता है और हमारे हीरो के मूव को समझना शुरू कर देता है। वह पूछता है कि क्या हमारा लड़का उसके पिता से मिलना चाहता है, लेकिन वह कहता है कि उसके पास इसके बजाय एक प्रस्ताव है। यूजीन तब डंजन सबजुगेशन स्क्वाड में शामिल होने के लिए कहता है। हमारा नायक हंसी को रोकता है क्योंकि कमार उसे एक गंभीर नजर से घूरता है। अचानक द हेयर हमारे हीरो के अप्रत्याशित प्रस्ताव पर जोर से हंसना शुरू कर देता है। उसे यह सब बहुत मजेदार लगता है और एक मुस्कान के साथ पूछता है कि क्या वह वास्तव में एक नाइट है। एक मजाकिया नजर के साथ वह उसकी क्षमताओं पर संदेह करते हुए सवाल दोहराता है। आदमी कहता है कि उसने 5 डाकुओं के बारे में सुना है और पूछता है कि क्या वह सिर्फ एक प्रतिष्ठा चाहता है, लेकिन हमारा हीरो जवाब देता है कि उसके लिए प्रस्ताव में कोई नकारात्मक पहलू नहीं है। फिर वह समझाता है कि वह 100 सिल्वर कॉइन और डंगोन के लूट का आधा हिस्सा चाहता है। कमार भ्रमित है क्योंकि ऑफर मौजूदा बाजार मूल्य से काफी कम है, और एक मुस्कान के साथ हमारा लड़का कहता है कि जल्दी में वह नहीं, कमारी है। कमारो तब पूछता है कि वह क्या चाहता है और हमारा हीरो अपने पहले के ऑफर को दोहराता है। द हेयर को प्रस्ताव बहुत सस्ता लगता है, जिससे वह बहुत संदिग्ध हो जाता है। वह तब सोचता है कि नाइट सम्मान के लिए जीते हैं और हमारे लड़के का कोई समर्थन नहीं है, और चूंकि वह पैसा नहीं चाहता इसलिए ग्लोरी उसके जैसे नाइट के लिए सब कुछ होनी चाहिए। इसके अलावा कमार हमारे नायक के बारे में उसने जो कुछ भी सुना है उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है। हमारा हीरो तब एक मुस्कान के साथ कहता है कि जल्दी में वह नहीं, कमार है। द हेयर हमारे नायक की इतनी ऑडेशियस बात कहने पर चौंक जाता है, लेकिन जल्द ही वह मुस्कुराना शुरू कर देता है और महसूस करता है कि वह युवक काफी चतुर है, क्योंकि वह जानता है कि ठीक ठीक क्या कहना है और वह कोई साधारण नाइट नहीं है। इसीलिए कमार डील को स्वीकार कर लेता है, क्योंकि इतने अच्छे ऑफर को मना करने का कोई कारण नहीं है। द हेयर तब हमारे नायक के साथ डील को बंद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। वह सोचता है कि मैजिक स्टोन्स को शुद्ध करना मुश्किल है, लेकिन मॉन्स्टर पार्ट्स अच्छी तरह से बिकते हैं। पार्टिक तब कहता है कि वह उसे एक गिल्ड से मिलवा सकता है और बस पार्ट्स के लिए पूछ सकता है, क्योंकि इस तरह लॉर्ड कमार के पास डील को ना कहने का कोई कारण नहीं होगा। बर्टेल तब गल्ड्रिक से शिकायत करता है कि डंजन बच्चों के खेलने की जगह नहीं है। वह समझाता है कि अंदर एक गलती घातक हो सकती है, क्योंकि यह मारो या मरो की स्थिति है, और इस कारण से वह समूह में किसी एमेचर को स्वीकार नहीं करेगा, खासकर जिसे उसके भाई ने पाया हो। इसके अलावा वह जानता है कि कमार का स्थानीय नोबल्स के साथ कोई संबंध नहीं है। बटेल तब उससे कहता है कि अगर उसे कोई समस्या है
तो हमारे हीरो से खुद बात करे। फिर बर्टेल पास आता है और कहता है कि वह बस नए नाइट से बात कर रहा था। बर्टेल तब हमारे हीरो यान यूजीन और उसके मर्सनरीज को समूह से मिलवाता है। बर्टेल यह देखकर चौंक जाता है कि पहले वाला आदमी एक मर्सनरी समूह का लीडर है। एक मजाकिया मुस्कान के साथ वह कहता है कि वे बिना स्किल वाले एक अजनबी को स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन कमार उसे बाधित करता है और कहता है, और यही तक एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। इसमें अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं इस मांगा को कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो फिर मुझे जबरन इसे छोड़ना पड़ेगा। तो बात आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोगों को अगर यह मानव पसंद आता है तो आप लोग लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना, ताकि हमें मोटिवेट मिल सके मांगा को एक्सप्लेन करने में। और आप लोग यार सपोर्ट दिखाना। मेरे चैनल में आजकल बहुत कम व्यूज आ रहे हैं, इसीलिए वीडियो बनाने का मन नहीं करता।